गुड आफ्टरनून आप सभी को इस स्कॉलर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कल हम लोगों ने तमाम जानकारियां इकट्ठा की कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य की कौन सी राजधानी है, कौन सा हाई कोर्ट है, कौन वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इस पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और आज थोड़ा सा मैंने एक टॉपिक रखा है जहां से प्रश्न आपके तमाम एग्जाम में या आपके पेट की परीक्षा में निश्चित पूछे जाएंगे। जैसे भारत के बारे में सामान्य जानकारी, कभी कभी आपसे प्रश्न किया जाएगा कि सामान्य जानकारी जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, आपसे राष्ट्रीय पंचांग, इस पर आज आपसे चर्चा करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय पंचांग क्या है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे बनते हैं और इनसे प्रश्न आपसे तमाम छोटे जो पेट की परीक्षा होने जा रही है उसमें तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया था, जैसे संविधान का निर्माण किया गया, या भारत का प्राचीनतम नाम क्या है। जैसे आप जो भी जानकारी आपके पास है, जैसे भारत का प्राचीनतम नाम कभी कोई पूछा था, सबसे पुराना नाम क्या है। जैसे मैं ही आपसे थोड़ा सा भारत के बारे में से प्रश्न कर दिया कि भारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, थोड़ा आप लोग जवाब दीजिएगा। तो सबसे पुराना नाम, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, सबसे पुराना नाम क्या है। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और उसको सब्सक्राइब भी करिए। मैंने आपके सामने एक सामान्य प्रश्न रखा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है। आर्यावर्त। हाँ, कोई लोगों ने जम्बूद्वीप लिखा है, कोई लोगों ने आर्यावर्त लिखा है, कोई लोगों ने सिंध लिखा है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, जैसे आप लोग कभी कभी कथा सुनते होंगे, तो विष्णु पुराण एक है जिसमें भारत का सबसे प्राचीनतम नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप जैसे आप पढ़ते हैं कभी, जम्बूद्वीपे उत्तराखंडे, भारत का सबसे पुराना नाम जम्बूद्वीप आता है। फिर आता है भारत का आर्यावर्त, फिर आता है ब्रह्मावर्त, फिर आता है भारतवर्ष, भरत के नाम पर। देखते हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ता है। फिर आता है जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो हिंदुस्तान बताते हैं। तुर्क जो है भारत को हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, और जब अंग्रेज आते हैं तो भारत को इंडिया के नाम से पुकारते हैं। तो ये भारत का सबसे पुराना नाम क्या है, जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप, फिर ब्रह्मावर्त, फिर आर्यावर्त, फिर आता है भारतवर्ष, फिर आता है हिंदुस्तान, फिर आता है इंडिया। ये अंग्रेजों के द्वारा नाम रखा गया इंडिया। तो ये भारत के नाम हैं। तो मैंने उस दिन भी चर्चा में आपसे कहा भी था, इसमें जागरफी भी बता रहे होंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो वो सब चीजें बात की बात है। लेकिन आज मैं भारत के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पुराना नाम। अब भारत के बारे में, जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय चिन्ह ये पूछा आता, चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप पढ़ते हैं अशोक की लाट है। अशोक की लाट जो लिखा रहता, अशोक की लाट भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। जब पूछा जाता है कि अशोक की लाट भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक की लाट, जो सारनाथ में है, आप जानते हैं सारनाथ में स्थित है। सारनाथ यानी वाराणसी, जो सम्राट अशोक के द्वारा, देखते हैं महात्मा बुद्ध के पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसी उपलक्ष्य में अशोक की लाट भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मैंने एक प्रश्न किया कि
अशोक की लाट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया? आपके सामने प्रश्न रखा कि अशोक की लाट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया। जैसे संविधान सभा ने अशोक की लाट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया, तो मैंने प्रश्न रखा कि अशोक की लाट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया। किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया अशोक की लाट है, इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया। वेरी गुड रुचिता सिंह, बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत का। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में नए लोकेश, 27 जुलाई 1947 नहीं, 26 जनवरी 1950 को अशोक की लाट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें देखते हैं 4 सिंह बने हुए हैं। 4 सिंह ऊपर बने हुए हैं, लेकिन 3 ही दिखाई पड़ते हैं। 3 दिखाई पड़ते हैं। नीचे एक चक्र बना हुआ है, जिस पर देखते हैं वो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, जो उसमें 24 तीलियां बनी हैं। और एक आदर्श वाक्य नीचे लिखा गया है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब पूछा आता है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये आदर्श वाक्य लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो जब पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक की लाट को कब जो है संविधान सभा के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे मान्यता दी गई। तो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर बने हुए हैं, नीचे चक्र बना हुआ है और एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। चक्र में कभी पूछा जाएगा 24 तीलियां हैं और एक आदर्श वाक्य लिखा गया है, सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैसे मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जब पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह में, तो यहां प्रश्न आता है कभी राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अब बात आती है राष्ट्रीय गीत। आपने सुना होगा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत भारत का क्या है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम। जब पूछा था राष्ट्रीय गीत भारत का क्या है, तो बताते हैं हम लोग वंदे मातरम है। अब वंदे मातरम आप जानते हैं, एक पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, उसी से वंदे मातरम लिया गया है। अब वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम जब पूछा जाता है तो राष्ट्रीय गीत है। अब यहां प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई। जैसे कभी कभी प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है, इसको संविधान सभा के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई। जरा इसका जवाब दीजिएगा कि वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। दिव्यांशु पांडे, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। तो जब पूछा जाएगा संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत को मंजूरी प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। जब पूछा जाए कहां लिया गया, आनंद मठ। आनंद मठ बांग्ला में लिखा गया है। जब पूछा था आनंद मठ किस भाषा में है, तो बांग्ला में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये बांग्ला का बाइबल कहा जाता है। अब एक प्रश्न इसी पर पूछ लिया जाता है कभी कभी, किसका बांग्ला से संस्कृत में अनुवाद किसने किया। जो आपका वंदे मातरम है वो बांग्ला में था। कभी कभी प्रश्न कर दिया जाता है कि ये बांग्ला से इसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया।
चलिए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने इसका अनुवाद बांग्ला से संस्कृत में किया। जब भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गीत का जो है बांग्ला से संस्कृत में अनुवाद करने वाले अरविंद घोष थे। अब एक प्रश्न आता है, कभी कभी आएगा कि राष्ट्रीय गीत जो वर्तमान में है यह पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? तो देखिए, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया। अब एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है? जवाब दीजिएगा, चूंकि 15 अगस्त आने जा रहा है और राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितने सेकंड की है? आप लोग जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितने सेकंड है? $1891 नहीं, लोकेश। सेकंड। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया लोकेश। 65 सेकंड में राष्ट्रीय गीत गाया जाता। दिग्विजय, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो है 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि 65 सेकंड है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड। ध्यान रखिएगा, इसमें भी 5 पद हैं। जब पूछा जाता कितने पद हैं राष्ट्रीय गीत में, तो 5 पद हैं। तो यहां प्रश्न किया जाएगा कि राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड है। तो राष्ट्रीय गीत भारत का जो है वंदे मातरम है। 28 दिसंबर 1896 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। यह बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, जिसे कभी कभी पूछा जाता है बांग्ला का बाइबल किस पुस्तक को कहा गया है, तो आनंद मठ को कहा गया है। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में ये आपको जानकारी मैंने दिया। कोई पूछा जाएगा राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है। अब अगला पूछेगा राष्ट्रीय गान, से दे दिया राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान आप पढ़ते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। जन गण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रीय गान है। जब पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान की रचना किसने किया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रीय गान को लिखा है। अब एक प्रश्न आता है कभी कभी कि आपका जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक जय हो, रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक से लिया गया है? बताइएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक से जनगण मन लिया गया है। जवाब दीजिएगा कि ये जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक से लिया गया है। सामान्य जानकारी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि किस पुस्तक से लिया गया है। वेरी गुड, भाग्य विधाता। आनंद मठ नहीं, भाग्य विधाता, गीतांजलि नहीं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए किस पुस्तक से लिया गया है। जब लिखा जाएगा किस पुस्तक से लिया गया है, भाग्य विधाता, गीतांजलि नहीं। सभी लोग गलत जवाब दे रहे हैं, भाग्य विधाता। ध्यान रखिएगा, भाग्य विधाता से लिया गया है।
अब पूछा जाएगा राष्ट्रीय गान के रूप में इसे कब मान्यता दी गई। चलिए जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय गान के रूप में गीतांजलि गलत है, भाग्य विधाता। राष्ट्रीय गान के रूप में इसे कब मान्यता संविधान सभा के द्वारा दी गई। चलिए जानकारी लिए बता देते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे मान्यता प्रदान की गई। 24 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को इसे मान्यता संविधान सभा के द्वारा प्रदान की गई। अब एक प्रश्न आता है कभी कभी, अभी आप लोगों ने बताया भी कि राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में गाया जाता है, तो राष्ट्रीय गान भी 52 सेकंड में गाया जाता है। पूछा जाएगा 52 सेकंड में हम इसको गाते हैं। जब पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड है, ध्यान रखिएगा जब भी पूछा जाएगा, यदि इसका पहला और आखिरी पद गाना है तो हम इसको 20 सेकंड में ही गाएंगे। जब पूछा जाएगा इसका पहला और आखिरी पद गाना है तो 20 सेकंड में गाएंगे। अब एक प्रश्न आता है कभी कभी कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया। चलिए जानकारी दीजिएगा आप लोग कि पहली बार कि राष्ट्रीय गान, सारी गीत करें, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया। आपके सामने मैंने प्रश्न रखा है कि प्रथम बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, चलिए बता देते हैं पहली बार राष्ट्रीय गान। वेरी गुड उमेश यादव। जब भी पूछा जाएगा पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया, में जॉर्ज पंचम कौन थे? ब्रिटिश राजा थे। तो ब्रिटिश राजा के सम्मान में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार गाया गया। चूंकि उसी समय आप जानते हैं कि एक घटना भी हुई थी कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाने की घोषणा हुई थी, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय पहली बार राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। संविधान सभा के द्वारा जब पूछा जाएगा राष्ट्रीय गान को कब मान्यता दी गई, तो ये मान्यता दी गई थी। तो ध्यान रखिए 27 दिसंबर 1911। इसके गाने की अवधि 52 सेकंड है जब पूछा जाता है। अब अगला राष्ट्रीय गान की बात हो गई। जैसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय पंचांग, यह पूछा जाता राष्ट्रीय पंचांग भारत का क्या है। राष्ट्रीय पंचांग बताइएगा, राष्ट्रीय पंचांग भारत का क्या है। चलिए जवाब दीजिएगा राष्ट्रीय पंचांग। आपके कमेंट नहीं आ रहे। राष्ट्रीय पंचांग भारत का क्या है? हाँ, राष्ट्रीय पंचांग भारत का क्या है? शक संवत है। शक संवत। देखिए पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, जो 78 ईस्वी में, ईस्वी या लिखा रहेगा एडी, कनिष्क के द्वारा चलाया गया। जब पूछा जाएगा राष्ट्रीय पंचांग की स्थापना 78 ईस्वी में किसने किया, शक संवत आधारित है और इसको चलाने वाला कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, जिसने जब भारत आजाद हुआ
तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के आधार पर ही इसकी शुरुआत की गई। 78 ईस्वी में इसको कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। अब एक प्रश्न आता है कि कब राष्ट्रीय पंचांग को छोड़कर सरकार ने कामकाज के रूप में ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर को स्वीकार कर लिया। तो 22 मार्च 1957 ईस्वी 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार ने ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर को अपने कामकाज के रूप में स्वीकार कर लिया। अब सरकार शक संवत आधारित कामकाज नहीं करती, बल्कि ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर, वर्तमान में ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर को स्वीकार किया। आज जो भी काम होता है भारत में ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर के आधार पर ही होता है 22 मार्च 1957 को। अब एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे, आप ही लोगों से आपके सामने रख रहे हैं, शक संवत आधारित पहला माह कौन होता और इस समय कौन सा माह चल रहा है। आपके सामने एक प्रश्न मैंने रखा कि शक संवत आधारित प्रथम माह कौन होता है और इस समय कौन सा माह चल रहा है। चलिए जवाब जरा दीजिएगा आप लोग कि शक संवत आधारित पहला माह कौन होता है। अंतिम माह फागुन। इस समय चैत्र नहीं चल रहा है भाई, अप्रैल चल रहा है। अरे तो ठीक है, चैत्र पहला माह है। अब देखते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। इस समय सावन चल रहा है, देखते हैं श्रावण का महीना है तो इस समय सावन चल रहा है। चैत्र पहला माह होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इस समय सावन का महीना चल रहा है। देखते हैं लोग शिव जी के मंदिरों में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये देखते हैं सावन का महीना चल रहा है। तो देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग शक संवत आधारित है, जिसको 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया। लेकिन 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर को शक संवत के जगह पर अपने कामकाज में स्वीकार कर लिया। पहला माह इसका चैत्र होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। और इस समय पूछेगा सावन चल रहा है, आप देखते हैं सावन का महीना चल रहा है। तो ये घटना कभी कभी पूछी जाती है, कब भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को छोड़कर ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर को स्वीकार कर लिया। एक घटना और जानिएगा, 22 मार्च 1957 को कई चीजें भारत सरकार ने स्वीकार किया। जैसे रुपया जो आपका कागजी मुद्रा है, ये भी 22 मार्च 1957 से नियमित रूप से शुरू हो गई। दूसरी बात पूछा जाएगा, दाशमिक पद्धति या दशमलव पद्धति को भी भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को ही स्वीकार किया। जैसे पूछा जाएगा मीट्रिक प्रणाली या नाप तौल में जो मीट्रिक प्रणाली का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये भी 22 मार्च 1957 को ही स्वीकार किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर जब पूछा जाएगा, वर्तमान का कागजी मुद्रा, अगर पूछा जाएगा दाशमिक पद्धति या दशमलव पद्धति, या पूछा जाएगा वर्तमान में नाप के लिए मीट्रिक प्रणाली, ये सब 22 मार्च 1957 को ही शुरुआत की गई। ठीक है, अब यहां इतनी जानकारी आपको हो गई होगी। अगला मैं टॉपिक रखने चल रहा हूं आपके सामने। जैसे लिखा रहेगा कि राष्ट्रीय ध्वज या भारत का झंडा, राष्ट्रीय ध्वज जो वर्तमान में झंडा है, जैसे पूछा जाता है कि वर्तमान झंडे का जनक कौन है। वर्तमान झंडा जो है
अब एक प्रश्न आएगा, भारत का जो वर्तमान झंडा तिरंगा है। अब एक प्रश्न मैंने आपसे किया है कि वर्तमान जो झंडा है तिरंगा, इसका प्रारूप या डिजाइन किसने तैयार किया था? आपके सामने मैंने रखा कि जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है, इसका प्रारूप किसने बनाया था या इसका डिजाइन किसने बनाया था? देखिए, बहुत अच्छा उमेश ने जवाब दिया। झंडे का प्रारूप जब पूछा, पिंगली वेंकैया ने बनाया है, जो आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। लोकेश मणि, आशु सिंह, बहुत अच्छा। पिंगली वेंकैया ने बनाया है वर्तमान झंडे का प्रारूप, डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया है, जिसमें एक कहा गया है कि झंडे की लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर लंबाई 3 होगी, लंबाई 3:2 होगी। अनुपात जो रखा जाएगा झंडे में, वो लंबाई गुणे चौड़ाई में 3:2 होगी। लंबाई गुणे चौड़ाई जब पूछा, यही अगर प्रश्न कर दिया कि चौड़ाई गुणे लंबाई, तो 2:3 हो जाएगी। तो पूछा जाता है भारतीय झंडे, वर्तमान जो झंडा है, इसका प्रारूप किसने बनाया या डिजाइन किसने निर्माण किया? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया, जिसमें झंडे की लंबाई गुणे चौड़ाई 3:2 होगी। अब ये पूछा जाता है कि वर्तमान जो झंडा है उसको कब स्वीकार किया गया? एक झंडा समिति बनी थी, झंडा समिति के द्वारा, झंडा समिति 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को झंडा समिति बनी थी। झंडा समिति के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। कभी कभी पूछा था झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब भी पूछा जाएगा कि 22 जुलाई 1947 को जो झंडा समिति बनी, तो उसका अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। लेकिन यहां एक प्रश्न और कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, जैसे प्रश्न कर दिया जाएगा कि संविधान सभा जो बनी थी उसमें तदर्थ झंडा समिति बनी थी, तो संविधान सभा में तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? मैंने आपके सामने प्रश्न रखा कि तदर्थ जो संविधान सभा में 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें झंडा समिति भी बनी थी, तो तदर्थ झंडा समिति संविधान सभा में जो बनी थी उसका अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा में 13 समितियां बनी थी, जिसमें एक झंडा समिति थी, तो संविधान सभा में तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। देखिए, 2 प्रश्न आता है। एक आता है जो वर्तमान झंडे को स्वीकार कब किया गया, तो 22 जुलाई 1947। जब पूछा जाता यही प्रश्न घुमा देगा कि संविधान सभा में तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। देखिए, प्रश्न के अनुरूप हमको जवाब देना है। अगर संविधान सभा का अगर पूछ लिया तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष, देखिए अगर पूछ लिया संविधान सभा में तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति एग्जाम में पूछा गया है। अगर एग्जाम के पेपर देखेंगे तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, जब पूछेगा
कि संविधान सभा में तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। जो वर्तमान झंडा जो 22 जुलाई 1947 को बना, जिसमें तो राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। यहां प्रश्न के अनुरूप आपको जवाब देना है। अब देखते हैं झंडे में ऊपर से नीचे तक 3 रंग हैं। जब पूछा जाता है ऊपर से जो रंग है, 3 पट्टियां बनी हुई हैं। जैसे ऊपरी पट्टी जो है हरे रंग की है। हाँ, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा में समिति बनाई गई थी। लेकिन झंडा, हाँ, राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा, ये जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। अब आता है झंडा में ऊपरी रंग जो है केसरिया है। केसरिया आपके त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जब पूछा आता है कि, देखिए मैंने इसीलिए दोनों चीज बता दी आपको। अगर पूछेगा झंडा समिति जो 22 जुलाई 1947 को बनी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। लेकिन अगर संविधान सभा में तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा। अब यहां एक प्रश्न आता है कभी कभी, ऊपरी जो रंग है केसरिया किस चीज का प्रतीक माना जाता है, तो केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सबसे ऊपरी रंग केसरिया है। बीच में सफेद पट्टी है, जिसमें सफेद पट्टी है, जिसमें देखते हैं चक्र बना हुआ है, जो है ब्लू रंग में चक्र बना हुआ है, हरे रंग में। तो आप देखते हैं सफेद शांति का प्रतीक है, लेकिन चक्र प्रगति का प्रतीक है। नीचे हरा रंग है, खुशहाली या समृद्धि का प्रतीक माना जाता। तो झंडे में 3 रंग है। ऊपरी रंग केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद पट्टी शांति का प्रतीक है, और बीच में नीला चक्र है, हरा सारी हो गया, नीला चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। वो प्रगति या समय का प्रतीक है। और नीचे हरा रंग खुशहाली या समृद्धि का प्रतीक है। अब यहां एक प्रश्न आता, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, झंडे से ही प्रश्न पूछा जाएगा कि झंडा गीत किसने लिखा था। अपने अभी जवाब बहुत पहले झंडा गीत के बारे में लिखा था। झंडा राष्ट्रीय ध्वज के बाद झंडा गीत के लेखक, झंडा गीत के लेखक हैं श्यामलाल गुप्ता या पार्षद। श्यामलाल गुप्ता, यानी को उपाधि दी गई है पार्षद। जब पूछा था झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने लिखा है झंडा गीत, तो श्यामलाल पार्षद का नाम आता है, जिन्होंने झंडा गीत को लिखा है। अब एक प्रश्न आता है, इसी पर झंडे पर ही पूछा जाता है कि भारतीय झंडे का प्रारूप या भारतीय झंडे का जनक किसे कहा जाता है। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि भारतीय झंडे का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने रखा कि भारतीय झंडे का जनक किसे कहा जाता है। जवाब दीजिएगा, भारतीय झंडे का जनक। भारतीय झंडे का जनक किसे कहा जाता है। वेरी गुड रुचिता सिंह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैडम भीखाजी कामाजी लिखा रहता है, मैडम भीखाजी कामाजी, जिन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में, स्टुटगार्ट एक स्थान है जर्मनी में, जहां पर पहली बार भारतीय झंडे को फहराया। जब पूछा जाए भारतीय झंडे का जनक, मैडम भीखाजी कामाजी को कहा जाता है। जहां पर इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ था, जहां पर भारतीय झंडे का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इसीलिए कभी कभी प्रश्न आता है भारतीय झंडे का जनक किसे कहा जाता है, तो मैडम भीखाजी कामाजी को कहा जाता है। जब भी कभी कभी पूछ लेगा भारतीय क्रांति की मां, भारतीय क्रांति की मां भी मैडम भीखाजी कामाजी को ही कहा जाता है। जब पूछा जाए भारतीय क्रांति की मां, तो यहां झंडे की बात, भारतीय झंडे का जनक मैडम भीखाजी कामाजी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न और आता है इसी पर, झंडे से ही प्रश्न आएगा।
कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता के झंडे को किसने फहराया? यही प्रश्न पूछ दिया जाएगा, झंडे से ही प्रश्न आएगा कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया था। तो ध्यान रखिए, आप जवाब जब तक देते तब तक काफी समय निकल जाता है। 31 दिसंबर 1929 लाहौर के रावी नदी के तट पर, लाहौर की रावी नदी के तट पर, उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। यहां देखिए, झंडे का बारे में कई पूछा जाएगा, प्रश्न आते हैं कभी कभी झंडे से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान झंडे का प्रारूप किसने बनाया है, तो हम बताएंगे पिंगली वेंकैया ने बनाया है, जो 22 जुलाई 1947 को झंडा समिति बनी। उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा में झंडा समिति का या तदर झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछा जाएगा कि झंडा गीत के लेखक कौन हैं, तो बताएंगे श्यामलाल गुप्ता हैं। भारतीय झंडे का जनक मैडम भीखाजी कामाजी को कहा जाता, जिन्होंने 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी में पहली बार भारतीय झंडे का प्रतिनिधित्व किया, जिन्हें भारत की क्रांति की मां भी कहा जाता है। स्वतंत्रता का झंडा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो झंडे से इतने प्रश्न कभी कभी बनते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, परीक्षाओं में क्या होता है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमें क्या है, उसकी पूरी जानकारी रखनी है। पहली चीज जान लीजिए, क्योंकि अल्प ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अल्प ज्ञान जब भी आप देखेंगे बहुत ही खतरनाक चीज होती है। तो हमें इतनी बातें याद रखनी है झंडे से संबंधित, चूंकि झंडे से संबंधित तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज की बात हो गया। मैंने आपसे राष्ट्रीय गीत की बात किया, राष्ट्रीय चिन्ह की बात किया, राष्ट्रीय गान की बात किया, राष्ट्रीय ध्वज की बात किया, राष्ट्रीय पंचांग की बात किया। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ या पैंथर लिखा रहता है, बाघ या पैंथर। पूछा जाता भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ या पैंथर। एक प्रश्न आपसे मैं इसी पर करने चल रहा हूं कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि भारत ने अपना राष्ट्रीय पशु बाघ को बनाया है, तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अभी जब मैं कभी पूछ देगा कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अभी 2 दिन पहले आपने मनाया है, 2 दिन पहले विश्व बाघ दिवस आपने 29 जुलाई, वेरी गुड। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में रूस में जो है इसकी घोषणा हुई कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। देखा, 29 जुलाई, वेरी गुड। सभी लोग जवाब दे रहे हैं कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब बात करने चल रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ हो गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी बताएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या? बहुत सामान्य प्रश्न है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी जवाब दीजिएगा तुरंत आप लोग। तो हाँ, मोर है, वेरी गुड, मोर। राष्ट्रीय पक्षी लिखा रहता मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अगर पूछ दिया राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष तो लिखा रहेगा वट या बरगद है, वट या बरगद, वट या
वर्गत की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपका वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो लिखा रहेगा कमल है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा राष्ट्रीय पुष्प क्या है तो बताएंगे कमल है। पूछ दिया। अब यहीं से कभी कभी देखिए तुलनात्मक भी पढ़ लिया करिए। जैसे पूछ दिया कभी उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, यह जवाब दीजिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। जिस राज्य में आप रहते हैं उसका राजकीय चिन्ह क्या है? वीडियो स्टॉप है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? हाँ, वेरी गुड शुभम श्रीवास्तव, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। एक वृत्त बना हुआ है जिसमें दोनों तरफ मछलियां बनी हुई हैं, बीच में धनुष तीर का निशान है। देखते हैं, मछली अवध राज्य का प्रतीक है। अवध जो था लखनऊ में राज्य था, उसका प्रतीक मछली है, ध्यान रखिएगा, उसको स्वीकार किया गया है। बीच में धनुष तीर जो बनाया गया है वो अयोध्या का प्रतीक है, श्री राम जी का प्रतीक है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, हाँ, तीर और मछली आपने लिखा। एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त में दोनों तरफ मछलियां बनी हैं और बीच में धनुष तीर का निशान है। नीचे गंगा यमुना की लहरें बनाई गई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तुलनात्मक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सर्किल में फिश आरो, वेरी गुड, वाटर ए सभा। अब अगला प्रश्न कर रहे हैं, भारत सरकार के कामकाज की भाषा क्या है? जैसे भारत सरकार अपना कामकाज या कार्यकारी भाषा लिखा रहेगा, वो भारत सरकार की कार्यकारी भाषा क्या है? जिसमें भारत सरकार कामकाज करती है। उर्दू और हिंदी है, गलत है। हाँ, उत्तर प्रदेश का उर्दू हिंदी है। भारत सरकार की कार्यकारी भाषा जब पूछा जाएगा तो अंग्रेजी और हिंदी है। हिंदी और अंग्रेजी लिखा रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कामकाज जो करती है वह हिंदी और उर्दू में करती है। भारत के राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं बताइएगा? राष्ट्रीय त्योहार बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं? यह जवाब दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं। बहुत अच्छे जवाब आपके आ रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय त्योहार 3 ही हैं। एक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सब मनाते हैं। 15 अगस्त आने जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में मनाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय त्योहार 3 ही है। जब पूछा जाएगा भारत के राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं, 3 हैं, 3 हैं। 3 त्योहार हम मनाते हैं। एक है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी, अब ये तो हो गया, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी, जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है वो है गंगा। ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी राष्ट्रीय नदी क्या है, भारत की गंगा है। अब एक प्रश्न आपके सामने रखने चल रहे हैं, गंगा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बहुत आसान सा प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है कि भारत में गंगा कितने राज्यों से गुजरती है। अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको बहुत अच्छा गंगा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? हर्षित शुक्ला आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। उमेश यादव आपने जवाब दिया। दिग्विजय पांडे गलत जवाब है। 3 राज्य नहीं 5 स्टेट से गुजर रही है।
अगर पूछा जाएगा गंगा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो गंगा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड में देखते हैं गंगोत्री से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से। फिर जो है यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कभी कोई पूछा जाता गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जाती है, बिहार के बाद झारखंड जाती है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती, जहां पर इसका नाम पद्मा पड़ता है। इसी के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो कहीं पूछा जाएगा ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है, और गंगा 2 नदियों के मिलने से बनती है। ध्यान रखिएगा, कोई पूछा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जनाता है। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने, इसलिए एक अभियान भी भारत सरकार, चूंकि भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, तो देखते हैं गंगा सफाई योजना भी भारत सरकार, गंगा एक्शन प्लान, जब पूछा जाता है गंगा एक्शन प्लान भारत में किस प्रधानमंत्री के समय और कब शुरू किया गंगा सफाई योजना। एक प्रश्न पूछा गया है एग्जामों में कभी कभी कि गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो गंगा एक्शन प्लान, गंगा सफाई योजना भारत में कब शुरुआत की गई। उसी का नाम इसमें नमाम गंगे रख दिया गया है। क्या जवाब देंगे आप लोग? गंगा एक्शन प्लान। हाँ, अलकनंदा भागीरथी के मिलने से ही देवप्रयाग में गंगा पड़ती है। मैंने आपके सामने प्रश्न रखा कि गंगा सफाई योजना या गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत भारत में कब की गई और किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा शुरू किया गंगा एक्शन प्लान। नहीं भाई, आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। इसका नाम उन्होंने बदल दिया, सिर्फ नमाम गंगे रख दिया। आप उसी को देखते हैं मंत्रालय केंद्र में बनाया गया, जल संसाधन मंत्रालय, उसके अधीन कर दिया गया नमाम गंगे योजना को। सभी के आंसर गलत हैं। अरे क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में, बार बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 1985 में, ध्यान रखिएगा 1985 में, उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के समय, राजीव गांधी साहब के समय ही गंगा सफाई योजना की शुरुआत हुई। इसी को वर्तमान की केंद्र सरकार, राजीव गांधी थे, सालू मिश्रा, राजीव गांधी के समय 14 जनवरी, ठीक है, 1985 को, 85 को गंगा सफाई योजना की शुरुआत की गई, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई, जिसका नाम बदलकर नमाम गंगे कर दिया गया था। लेकिन बाद में देखते हैं उसको जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, जो अभी देखा केंद्र सरकार ने, जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, एक मंत्रालय का गठन किया जो जल से संबंधित तमाम मामलों को देखेगी, जिसे जल संसाधन मंत्रालय। अभी 2019 में जब सरकार गठित हुई तो एक मंत्रालय बनाया जिसके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, सुना होगा, जल संसाधन मंत्री वर्तमान में है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है, आपको जानकारी के लिए। जैसे भारत का राष्ट्रीय जलजीव क्या है, राष्ट्रीय जलजीव तो डॉल्फिन है, डॉल्फिन। यह पूछा जाता राष्ट्रीय जलजीव भारत का क्या है, डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया है। जैसे 2009 में राष्ट्रीय जलजीव के रूप में डॉल्फिन को शुरुआत की गई, भारत का राष्ट्रीय जलजीव है डॉल्फिन। अब एक अगला, जैसे डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलजीव, पूछ दिया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। राष्ट्रीय खेल, देखिए राष्ट्रीय खेल हॉकी तो लिखा रहता है, और हम लोग एग्जाम में भी हॉकी ही लगाते हैं, सही बात है। लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पूछा भी गया था ये प्रश्न कि क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो सरकार ने कहा हॉकी नहीं है, मतलब उन्होंने दिया कि हॉकी नहीं है,
लेकिन एग्जामों में जब पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हम हॉकी लगाते हैं, और हॉकी सही भी माना आता है। लेकिन सूचना जो के अधिकार के तहत अभी ये पूछा भी गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, तो हॉकी ही माना जाता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को नहीं घोषणा की गई है। अब अगला पूछा जाएगा, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई, मिठाई तो आप लोग बहुत खाते होंगे, तो बताएगा राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बताइए भाई, राष्ट्रीय मिठाई। हाँ, जलेबी बहुत खाते हैं आप लोग हैं। अब एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाएगा, आपको जानकारी के लिए दे दें, ये जो जलेबी, मिर्ची, बालूशाही, समोसा खाते आप लोग हैं, ये तकनीक भारत में कौन लाए थे? आजकल देखते हैं बरसात में आप जलेबी बहुत खाते हैं, समोसा बहुत खा रहे हैं, बालूशाही बहुत खा रहे हैं, तो भारत में ये तकनीक कौन ले आया था? जलेबी तो आप लोग बता रहे हैं, सुबह सुबह आप जलेबी खाते हैं, इमरती खाते हैं, बालूशाही खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो तकनीक भारत में कौन ले आए? पुर्तगाली नहीं लाए थे भाई, मुगल लाए थे, बाबर। ध्यान रखिएगा जब भी पूछा जाएगा, बाबर के द्वारा, बाबर जब आया तो उसने, मुगलों ने भारत में सबकी शुरुआत की। जो आप इमरती खाते हैं, बालूशाही खाते हैं, तो मुगल ने इसकी शुरुआत की थी। तो जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो राष्ट्रीय मिठाई जब पूछा जाता है, जलेबी के बारे में बताते हैं। जलेबी खाते हैं आप लोग जलेबी, तो राष्ट्रीय मिठाई के रूप में। राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल तो लिखा रहता आम है। आजकल देखते हैं आम का सीजन खत्म हो रहा है, तो राष्ट्रीय फल। हाँ, ध्यान रखिएगा, जैसे मुगलों ने ही भारत में मिठाई जो आप देखते हैं, समोसा, बालूशाही, इमरती, जलेबी, ये सब जो खाते हैं, मुगलों के द्वारा ही भारत में तकनीक की शुरुआत की गई। ये तकनीक लाए, तो यहाँ पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न आया है, ये तकनीक कब आया? मुगलों के द्वारा। तो राष्ट्रीय फल के बारे में जब पूछा जाता, आम है, मैंगो है। तो राष्ट्रीय त्योहार, ये सामान्य जानकारियां आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा। ठीक है, ये चूंकि मैंने इसलिए आज टॉपिक रखा कि बहुत सामान्य चीजें होती हैं और सामान्य चीजों में गलतियां भी होती हैं। जैसे सामान्य चीज जब हम देखते हैं गलती कर देते हैं, और जब कंपटीशन देते हैं, फलों का राजा आम है, वेरी गुड, आप सही बताया आपने, आप लोग तो सही बता रहे हैं, फलों के राजा आम है। जैसे देखते हैं आम सबसे ज्यादा मलिहाबाद का फेमस है। मलिहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लखनऊ, उसी के अंतर्गत मलिहाबाद एक क्षेत्र है जहाँ आम बहुत होता है। हाँ, आपने आम का चिन्ह भी धीरज विश्वकर्मा जी ने भेज दिया, बहुत अच्छा, देख के बड़ा सुंदर सुंदर लग रहा है। तो नहीं, पुर्तगाल वाले नहीं है सर। वर्तमान में बता दीजिए, क्या वर्तमान बता दें? मुगल लाए थे। जब ये पूछ, आम तो भारत का इस समय राष्ट्रीय फल के रूप में आम को मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय जलजीव के पूछा जाएगा, तो ये सब प्रश्न कभी कभी सामान्य रूप से पूछा जाता है। बताइए जैसा। देखिए बच्चों, सामान्य जानकारी जो है, तो ये सामान्य जानकारी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। कौन क्या है ये भी बताएंगे आपको। देखिए, कौन क्या है, हमारे कोचिंग के द्वारा एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है, सामान्य ज्ञान महासागर। जैसा आपने देखा होगा ये पुस्तक, इसमें जो भी सामान्य ज्ञान से संबंधित या तमाम चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी, वो इसमें ज्यादातर चीजों को समाहित किया गया है। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा तो नहीं होती, प्रश्न कहाँ से पूछा जाए, क्या ना पूछा जाए, लेकिन मेरे अनुसार अगर इसको आपने कायदे से पढ़ लिया तो तमाम जानकारियां आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। कोचिंग के द्वारा आपको
जो है ये प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, जिसकी कीमत सिर्फ 150 रुपये कोचिंग ने रखा है और घर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी कोचिंग ने इसको उठाया है। जिसको जरूरत होगी वो सूचना प्रदान कर देगा, उसके घर तक पहुंचा दी जाएगी। आज हम क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि विश्व की मुद्रा क्या है, देशों की मुद्रा, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। चूंकि तो मैं आज इसलिए टॉपिक को इसको उठाया, ये बहुत सामान्य चीज है, तो विश्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि विश्व के देशों का संसद क्या है, मुद्रा क्या है, वहाँ की गुप्तचर एजेंसी क्या है, वहाँ के बारे में कि कौन इस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उसके बारे में हम आपसे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपका कोऑपरेशन सबसे ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे स्कॉलर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से ही कोई चीज़ आगे बढ़ती है। मैं अगले टॉपिक अगले क्लास में आगे के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।